आबाद कवे कूचो कूचो। नमस्कार मित्रों, मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। मैं विनोद स्वामी अपने चैनल आशियाना म्यूजिक स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं बड़ा प्रसन्नचित हूं क्योंकि मैं एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू लेने जा रहा हूं जिनको कुचामन का विकास स्तंभ कहा जाता है। ये हैं कुचामन विकास समिति के अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश जी काबरा। काबरा जी एक योद्धा की तरह पिछले लगभग 25 वर्षों से समरभूमि में डटे हुए हैं और कुचामन के जो विकास की गंगा है उसको निरंतर बहा रहे हैं। इस कार्य में उनके कुछ अन्य सहयोगी भी उनका बराबर साथ दे रहे हैं। तो काबरा जी की कीर्ति मैंने कई लोगों के मुख से सुनी और कुचामन विकास समिति के द्वारा जो किए जा रहे कार्य हैं उनके बारे में सुना, तो मेरी इच्छा जगी कि ऐसे व्यक्तित्व का परिचय लेना चाहिए और अपने चैनल के दर्शकों तक उनकी जो भावनाएं हैं, उनके जो द्वारा किए गए प्रयास हैं, वो पहुंचाने चाहिए। मेरी धरती जटे तो चांदी रो आसमान, सोनेरी धरती जटे जो चांदी रो आसमान, रंग रंगीनो ओ जी रस भरो मारो प्यारो राजस्थान। नमस्कार सर। नमस्ते भैया। मेरी काफ़ी दिनों से इच्छा थी कि कुचामन विकास समिति के जो कार्य हैं, जो निरंतर पिछले 40 वर्षों से किए जा रहे हैं, उन कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जाए, उनका लाभ कुचामन और आसपास के लोगों तक पहुंचे। जो विभिन्न तरह की संस्थाएं आप शहर में चलाते हैं और सामाजिक कार्यकलाप, जो भी धार्मिक क्रियाकलाप है, आयोजन है, उन सब में बढ़ चढ़ कर भागीदारी रहती है। तो उसी सिलसिले में आज हम बातचीत करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अपनी जो कुचामन विकास समिति है, इसका जन्म है वो कौन सी सन में हुआ था और इसके जो शुरू में अध्यक्ष थे श्रीमान बालकृष्ण जी सारडा, उनकी क्या भूमिका रही थी? देखिए, कुचामन विकास समिति 40 साल पुरानी एक गैर राजनीतिक स्वयंसेवी संगठन है जो कुचामन शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक विकास के कार्य कर रही है। इसकी स्थापना 1980 में स्वर्गीय बालकृष्ण जी सारडा, जो इसके संस्थापक अध्यक्ष थे, उनके द्वारा की गई। 1980 में उन्होंने ये विकास की यात्रा शुरू की और 1995 तक वो इस पद पर रहे और बहुत सारे विकास के कार्यों की शुरुआत इन्होंने की। सबसे पहले इन्होंने जो प्राइवेट स्कूल्स में सागरमल बांगुरा आदर्श बाल मंदिर की स्थापना की, जो कुचामन कस्बे का पहला प्राइवेट स्कूल है। इसके साथ ही कुचामन में कॉलेज सुविधा नहीं थी। कुचामन का पहला कॉलेज कुचामन महाविद्यालय 1981 में उनके प्रयासों से स्थापित हुआ। इसके साथ ही देश के प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास जी बिरला, बसंत कुमार जी बिरला से इनके घनिष्ठ संबंध रहे और उन्होंने सरला बिरला कल्याण मंडपम की बसंत बाबू से स्थापना की, जो मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र का एक अनूठा जन उपयोगी भवन है। इसके साथ ही विकास विद्या मंदिर
रामजीवन काबरा रोग निदान केंद्र जैसे स्वास्थ्य की संस्थाओं की स्थापना की। मैं समझता हूं कि उन्होंने जो विकास की यात्रा शुरू की उसमें कुचामन के जो प्रवासी आज बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली या अन्य महानगरों में रहते हैं और अच्छी पोजीशन में है, चाहे वो व्यवसाय में हो, चाहे वो किसी सरकारी कार्य में हो या किसी इंडस्ट्री में हो, उनका सहयोग अपने नेटिव टाउन पे बराबर मिलता रहता है। 1995 में किसी छोटी दुर्घटना के कारण उनका देहांत हो गया और 1995 के बाद मुझे उनके कार्य को आगे बढ़ाने का अवसर मिला। 1995 के बाद हमारे हर 3 साल बाद में चुनाव होते हैं, तो बराबर 9 टर्म में मुझे वापस यूनानिमसली सेलेक्ट किया गया। लोगों की इच्छा थी कि मैं इस कार्य को आगे बढ़ाऊं और बराबर मैं 25 सालों से इस विकास समिति की इस कार्य में जुटा हुआ हूँ। आप 9 बार इस विकास समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। यह बार बार आपका निर्वाचन होना, ये आपकी एक तरह से योग्यता और स्वीकार्यता दर्शाता है कि कुचामन के लोग चाहते हैं कि आप ही ये विकास की गंगा आगे ले जाएं और इस भागीरथी प्रयास में कुचामन के बाकी के लोग भी आपका अच्छा सहयोग करते होंगे। तो मैं जानना चाहूँगा कि कुचामन की और कौन शख्सियत या कुचामन से बाहर के वो कौन महान व्यक्तित्व है जो इस कार्य में आपका बराबर योगदान कर रहे हैं? देखिए, शारदानी जी ने जो इस विकास समिति के सदस्यों का चयन किया, मैं समझता हूँ वो बहुत ही सूझबूझ के साथ किया। शहर के जो प्रतिष्ठित लोग थे, जिनमें सेवा की भावना थी, जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए थे, इस तरह के करीब 100 व्यक्तियों का समूह उन्होंने बनाया और उनके और सबके कोऑर्डिनेशन से ही मैं आज बराबर ये कार्य कर रहा हूँ। प्रवासी जो बाहर रहते हैं, मैंने बताया, उनका आर्थिक सहयोग ज़्यादा मिलता है, लेकिन जो स्थानीय बंधु है वो बराबर इस मेरे काम में सहभागी है और उन सभी के सतत प्रयासों से ही हम लोग इतना कार्य कर पाए हैं। जैसे वर्तमान में ये हमारा देश एक महामारी से जूझ रहा है, कोरोना, और इसमें भी कुचामन विकास समिति का काफ़ी सराहनीय भूमिका रही है। तो मेरे चैनल के दर्शकों के लिए आप बताएंगे कि कोरोना काल में आपने किस तरह से योगदान किया? देखिए, कोरोना का जो पिछला 8-9 महीने का समय बीता है वो निश्चय ही रूप से दुखदायी है और बहुत सारी जो हमारी संस्थाएं, विशेष रूप से शिक्षण संस्थाएं बंद थी, दूसरे जो प्रोजेक्ट थे उनमें भी जो है कामकाज नहीं हो रहा था। लेकिन हम लोगों ने चाहे कि ये पीरियड जो है, जो जरूरतमंद लोगों हैं उनको कुछ सेवा में लगाया जाए, तो हमने यहाँ से एक बराबर जो राशन के लिए जो सामग्री वितरित की जाती है, शुरू में लोगों के पास में लॉकडाउन की वजह से उसकी दिक्कत थी, उसकी सेवा निरंतर यहाँ पे चालू रखी और जो भी जरूरतमंद यहाँ से आते उन सबको एक राशन का बड़ा पैकेट बना के उनको दिए जाते। मास्क है, सैनिटाइजर है, दूसरी सारी जो कोविड-19 की जो आवश्यकता थी उनकी पूर्ति हमने इस कोरोना पीरियड में की। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, वो एक विजन को लेकर चल रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसके लिए भी कुचामन विकास समिति ने काफ़ी सराहनीय कार्य किया है। तो आप बताने की कृपा करें कि किस तरह के प्रयास कुचामन विकास समिति कर रही है? हमारे अभी जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, 20-22 परियोजनाएं हमारी अभी स्थायी रूप से चल रही है। उसमें सबसे बढ़िया और मैं समझता हूँ ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो योजना है, और इसने हम सब लोगों को प्रसिद्ध भी किया है। करीब शहर की जो 500 छात्राएं हैं जो निर्धन और मध्यम वर्गीय परिवारों से हैं, जो अपनी शिक्षा 12th के बाद में आगे जारी नहीं रख सकती, उन छात्राओं को हमने निःशुल्क ग्रेजुएशन तक शिक्षा देने का एक सफल प्रयोग किया है। उसमें उनको सभी तरह की सुविधाएं, बस से कॉलेज तक जो शाकांबरी रोड पर है 4 किलोमीटर जाना आना निःशुल्क, उनकी जो ड्रेस है स्कूल की कॉलेज की वो निःशुल्क, सभी तरह की पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क, और वहाँ की सारी एक्टिविटीज ट्यूशन फीस से लगाकर सभी चीज़ें निःशुल्क उनको प्रोवाइड की है। यानी पेरेंट्स का एक सिंगल पैसा भी, जब तक उनकी लड़की ग्रेजुएशन नहीं करती है, एक पैसा भी खर्च नहीं होता है। तो इससे जो लड़कियां 12th के बाद में आगे अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकती, उन इस तरह की 500 लड़कियों को अवसर मिला कि वो ग्रेजुएशन करके और अपनी डिग्री लेके और उच्च अध्ययन के लिए प्रेरित हुई। और मैं समझता हूँ कि ये प्रोजेक्ट निरंतर चलता रहेगा।
हर साल 300-400 लड़कियां इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ग्रेजुएशन तक शिक्षा पाती रहेगी। कि आपकी ये जो यात्रा है इसमें कभी आपको कोई कठिनाई या बाधाएं या कभी ऐसी परिस्थिति भी आई जब आपको नकारात्मक विचार आए हैं? देखिए, हम लोग एक गैर राजनीतिक रूप से कार्य करते हैं जी। बीजेपी के लोग भी हमारे मित्र है, कांग्रेस के लोग भी हमारे मित्र हैं, जितने भी राजनेता है, जितने भी अधिकारी है, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, सब लोग हमारी संस्था को एक अच्छी दृष्टि से देखते हैं। बराबर हमारे कार्यालय में हर तरह के लोगों का आना जाना रहता है। सभी कलेक्टर यहाँ आए हैं, जितने भी नेता या पदाधिकारी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, उन लोगों से हमारा मिलना जुलना है। तो कभी हमको इस तरह की कोई परेशानी नहीं आई। हमको जनता का, अधिकारियों का, राजनेताओं का, सबका बराबर सहयोग मिलता रहा। और छोटी मोटी जो प्रॉब्लम आती है वो हम सब लोग मिल बैठ के उसको दूर कर लेते हैं। ऐसी कभी भी कोई बात नहीं आई कि जिससे कोई निराशा हो या इस तरह की कोई निगेटिव भावना हो। एक बहुत ही ज्वलंत पर्सन जो काफ़ी सालों से हमारे कुचामन में एक तरह से नासूर ही कह सकता हूँ, नासूर बन करके रिस रहा है और सभी की सदिच्छा है कुचामन वासियों की कि कुचामन को जिला बनाया जाए। देखिए, विकास समिति भी पिछले 20 सालों से कुचामन को जिला बनाने के लिए सतत प्रयास कर रही है, लेकिन ये एक राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और मैं समझता हूँ कि अभी जो हमारे विधायक है महेंद्र जी चौधरी, वो इस बारे में सतत प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी कुछ एडीएम का कार्यालय यहाँ खुला है, ब्लड बैंक है, हॉस्पिटल में भी कई कार्य हुए हैं और काफ़ी यहाँ पे जो तहसील वगैरह में डेवलपमेंट हुआ है। तो आने वाले समय में हम सबका ये प्यार है कि 3 साल का, 4 साल का जो कार्यकाल है महेंद्र जी का, निश्चित रूप से इसको कुचामन को जिला अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम नहीं आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार। साथियों हो जाओ तैयार। हम लोग जो हमारी परियोजनाएं हैं, जो हमारा ये विकास समिति का विकास पत्र प्रगति सोपान है, इसमें सभी की जो है डिटेल दी हुई है। इसके अलावा अभी हम लोग शिक्षा के अलावा दूसरे क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में ज़्यादा काम करने की सोच रहे हैं। हम 2-3 नई परियोजनाएं इस कोविड के कारण जो गई थी, कोविड की ये त्रासदी खत्म होती, 3-4 ऐसी परियोजनाएं हैं जो सामाजिक क्षेत्र के, उनको प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले हमने जो यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन है, उनके मनोरंजन का, रिक्रिएशन का कोई साधन नहीं होने से हमारे दानदाता सत्यनारायण जी खिनोई का एक पैतृक मकान नया शहर में गोवर्धननाथ मंदिर के पास में है, उसको पूरा रिनोवेट करवा के पूरा नए सिरे से सुविधाजनक बनाकर सीनियर सिटीजन रिक्रिएशन होम के नाम से शुरू किया है। उसमें सभी बुजुर्ग लोग, 60 साल से ऊपर के लोग अपना मनोरंजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, गीता पाठ करते हैं और कई रिक्रिएशन की जो है सुविधाएं वहाँ पे है। टीवी है, पेपर है, कैरम है, चेस है, इस तरह के कई सारे साधन है। तो मैं समझता हूँ कि जो सीनियर सिटीजन इधर उधर बाजार में बैठते थे, उनको एक जगह अपने हमउम्र लोगों के साथ बैठ के 3-4 घंटे अपना मनोरंजन के साथ समय व्यतीत करते हैं। तो ये परियोजना कुचामन विकास समिति की जो रिसेंट में अब चालू की है, बहुत ही सफल रही। इसके साथ ही हमारा जो रामजीवन काबरा रोग निदान केंद्र है, उस पर डायबिटीज सेंटर भी चलता है और डायग्नोसिस सेंटर भी चलता है। इसके साथ ही द्वितीय तल पर हमने लिफ्ट लगाकर एक पूरा हॉल और बनाया है। उसमें कार्डिक केयर यूनिट जो है हम स्थापित करने जा रहे हैं। उसमें जो हृदय रोग से संबंधित जो बीमारियां हैं, उनका वहाँ पे डायग्नोसिस होगा और जो भी कार्डियोलॉजिस्ट है, उनके द्वारा उनकी जांच की जाएगी और उनको आगे रेफर किया जाएगा। तो ये परियोजना मैं समझता हूँ कि ये कोविड का पीरियड खत्म होते ही हम जो कार्डिक के डॉक्टर्स हैं, उनके साथ मिलकर इसको शुरू कर रहे हैं। साथ ही मैं समझता हूँ कि
एक कुचामन महाविद्यालय जो यहाँ इस क्षेत्र का सबसे बड़ा हमारा विकास समिति का कॉलेज है, उसमें एक ई लाइब्रेरी की स्थापना सांसद महोदय की सहयोग से की जा रही है। उसमें ई लाइब्रेरी करीब 3,500 स्क्वायर फीट में, जो समझता हूँ इस क्षेत्र में पहली बार इस तरह का प्रयोग होगा, जिस तरह से सभी बुक्स का संकलन उसमें कंप्यूटर के माध्यम से होगा और किसी भी विषय की पुस्तकें उस कंप्यूटर के माध्यम से परिपत्र उनको उपलब्ध हो पाएंगे। कुचामन में अगर कोई उद्योग धंधा हो तो यहाँ के लोगों को ज़्यादा रोजगार मिल सकता है। तो आप प्रवासी जो हमारे कुचामन के हैं, जो बाहर अच्छे हैं, स्थिति में हैं, उद्योगपति हैं, धनाढ्य हैं, तो ऐसे लोगों को आप मोटिवेट करें कि आप आकर के कुचामन में कोई उद्योग धंधा लगाओ ताकि यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिल सके। देखिए, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है कि कुचामन में बड़े उद्योग धंधे नहीं है, माइनिंग नहीं है, कोई बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है। यहाँ पे कंज्यूमर बिजनेस है और स्टूडेंट्स जो बाहर के आ रहे हैं उनके पीछे कंज्यूमर बिजनेस बड़ा है। हमने प्रयास किया कि यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया, रिको का इंडस्ट्रियल एरिया घोषित हो, तो ताकि बहुत सारे उद्यमी जो बाहर रहते हैं वो अपने नेटिव प्लस पे कुछ न कुछ जो है उद्योग यहाँ लगाए। और कुचामन के लोग भी चाहते हैं कि हम स्थायी रूप से कोई न कोई उद्योग यहाँ लगाए, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ डिक्लेयर नहीं होने की वजह से इसमें थोड़ी देरी हो रही है। और अब लोगों का रुझान भी है कि पारंपरिक व्यवसाय को छोड़ के नए कुछ इंडस्ट्रीज और इस तरह के प्रोडक्शन के कार्य में लगे। तो प्रयास निरंतर जारी है। समझते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया होने से यहाँ कुछ उद्योग धंधे भी लगेंगे। नमक का व्यवसाय यहाँ अच्छा है, नमक काफ़ी बड़ी मात्रा में उत्पन्न होता है। दाल मिलें वगैरह यहाँ पे खाद्यान्न काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। उनकी भी कोई फूड इंडस्ट्रीज लग जाए तो मैं समझता हूँ कि उनका दोहन यही हो सकता है। कुचामन को पर्यटन के मानचित्र पर भी लाया जाना चाहिए, समय की मांग ये है। और हमारा कुचामन जो फोर्ट है वो बड़ा ही सुंदर है और एक तरह से हमारे कुचामन की शान है। उसके अलावा भी कुछ ऐसे स्थान विकसित किए जा सकते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करें, जैसे साकमरी माता है, साई वैली है, गणेश डूंगरी है। निश्चित रूप से कुचामन में जो कुचामन फोर्ट है ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इसकी शान है और बहुत ही शानदार सुंदर बना हुआ है। पहले यहाँ होटल चलता भी था, लेकिन कुछ समय से यहाँ नए निर्माण का कार्य चल रहा है, उसके कारण बंद है। पर मैं समझता हूँ कि ये जब पूरा चालू हो जाएगा तो बाहर के कई देश विदेश के विदेशी यहाँ आएंगे तो पर्यटन की बनेगी। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ गणेश डूंगरी है, अपना कुचामन वैली है, साकमरी माता है और दूसरे कई चीज़ें हैं जो समझता हूँ कि कुचामन को एक चार चांद। यहाँ का जो मोक्ष धाम है वो भी अपने आप में अनूठा है। कई इस तरह के स्थान है, मंदिर है, पुराने जैन मंदिर है यहाँ पे, तो उन पुरातत्व स्थापत्य कला के हिसाब से भी वो अपनी पहचान रखते हैं। तो कुचामन में हालांकि अभी ज़्यादा बाहर के नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कुचामन फोर्ट का होटल प्रारंभ होने से यहाँ चहल पहल बढ़ेगी। जैसे कि हमारा कुचामन का इतिहास जो है वो कुचामन के जो बड़े बूढ़े हैं वो भी नहीं बता सकते, स्टूडेंट्स भी नहीं बता सकते। तो ये भी एक कमी करती है कि ये कुचामन फोर्ट किसने बनवाया, किस वंश का यहाँ शासन रहा था। नहीं, इस कमी को काफ़ी हद तक मेरे जो सहयोगी हैं नटुलाल जी भक्ता, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है कुचामन का इतिहास, और उसमें कुचामन की शुरू से 300 साल से छोटी मोटी जानकारी, यहाँ शासक के बारे में, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं के बारे में, यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में, यहाँ की राजनीति के बारे में उन्होंने उस पुस्तक में लिखा है। आपको वो पुस्तक में उपलब्ध कराऊंगा, काफ़ी कुछ जानकारी उस पुस्तक के माध्यम से हो सकेगी। तो बड़ा उपकार रहेगा, वो पुस्तक मुझे मिलेगी तो मैं कुचामन के बारे में और ज़्यादा अध्ययन कर पाऊँगा और ज़्यादा जान पाऊँगा। और जो मेरी इच्छा है कि कुचामन और उसके आसपास के क्षेत्र के जो भी दर्शनीय स्थल है उनके समय समय पर मैं वीडियो बनाऊं और अपने चैनल पर अपलोड करूं। साथ ही कुछ ऐसी शख्सियत को भी मैं अपने इंटरव्यू के लिए चुनता हूं जो कि कुचामन के विकास से वास्ता रखते हैं। और दूसरी बड़ी योजना जो हम एक अपना घर के नाम से ले रहे हैं, जो निस्सहाय लोगों के लिए है, जो भरतपुर की परियोजना है, जो काफ़ी बड़ी परियोजना वहाँ चलती है, उसकी एक शाखा यहाँ पे हमारा विकास स्कूल है उसमें स्थापित करने जा रहे हैं। उसमें जो निस्सहाय और डिसेबल्ड लोग हैं, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पे, जिनका कोई भी आगे पीछे संभालने वाला नहीं होता, इस तरह के 50 लोगों को वहाँ पे रखेंगे और उनका रहना, खाना पीना, सेवा शुश्रूषा, मेडिकल सारा जो है हम लोग उस सेंटर के अंदर करेंगे। ये परियोजना करीब करीब बनकर तैयार है और अगले माह फरवरी और मार्च में इसको विधिवत शुरू की जाएगी, जिससे जो निस्सहाय लोग हैं, जो समाज से वंचित है या जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, मेडिकली डिसेबल्ड है या सामाजिक रूप से बहिष्कृत है, इस तरह के लोगों को वहाँ रखा जाएगा। एक पर्सन काबरा जी, ये स्वर्गीय बालकिशन जी साल्डा है,
उनके व्यक्तित्व के बारे में मैं पूछना चाहूँगा। देखिए, शारदा जी का जो व्यक्तित्व है और उसी के कारण मैं समझता हूँ कि आज ये विकास समिति 40 साल से बिगर किसी कंट्रोवर्सी के और निर्विवाद रूप से चल रही है। इतने कार्य हो रहे हैं, इतने लोग जुड़े हुए हैं, बाहर के इतने प्रवासी जुड़े हुए हैं। हम लोग उन सब प्रवासियों को हर 4 साल से एक प्रवासी सम्मेलन रखते हैं। 3 दिन तक सभी बाहर के लोग यहाँ रहते हैं, एक साथ खाना पीना, मनोरंजन होता है और शहर के विकास के बारे में चर्चा करते हैं। तो शारदा जी का जो व्यक्तित्व है उसी के कारण मैं समझता हूँ कि ये संस्था आज राजस्थान की एक अग्रणी स्वयंसेवी संगठन, अग्रणी स्वयंसेवी संस्था के रूप में जानी जाती है। तो सर, एक ये हम देख रहे हैं कि कुचामन बहुत तेजी से विकसित हो रहा है और चारों ओर जो आसपास के गांव है वहाँ से लोग हैं वो रेगुलर आते हैं, बाजार करते हैं और यहाँ पर कई लोगों ने प्लॉट लेकर मकान भी बना लिए हैं। कुचामन की जनसंख्या वो एक साथ बढ़ी है और उसके कारण यातायात का दबाव भी कुचामन शहर में बढ़ा है और यहाँ की जो सड़कें हैं उनकी भी स्थिति कुछ कमजोर ही कह सकते हैं यातायात के साधनों को देखते हुए। तो उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, करीब 15 साल पहले इंडिया टुडे में एक हमारा लेख छपा था, वो उन्होंने हमारा इंटरव्यू किया था और उसमें हम लोगों ने ये बताया था कि हम कुचामन में वो सारी सुविधाएं यहाँ के नागरिकों को उपलब्ध कराने चाहते हैं कि जो एक महानगरों के नागरिकों को मिलती है। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी बड़ी सुविधाएं यहाँ पे कुचामन में यहाँ के नागरिकों को शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में उपलब्ध हो रही है। आज कुचामन में हर बड़ी कंपनी का शोरूम है, बड़े बड़े मॉल्स है, बड़ी बड़ी जो ब्रांडेड कंपनी है उनके यहाँ शोरूम है। तो किसी को भी अपने सामान के लिए जयपुर अजमेर जो पहले जाना पड़ता था अब नहीं जाना पड़ता है। आज इतने मल्टीप्लेक्स जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग कुचामन में है, मैं समझता हूँ नागौर जिले में कहीं नहीं। लोगों की आधुनिक सोच है और आधुनिक परिवेश में यहाँ लोग रहते हैं। यहाँ पे जो मकान बनाए हैं लोगों ने, बहुत ही सुंदर मकान बनाए। रहना सहना, यहाँ की कल्चर, यहाँ का स्वीट सेंस, मैं समझता हूँ कि काफ़ी आधुनिक रूप से जो है। तो जो यातायात का दबाव शहर पर बढ़ रहा है ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण, देखिए, यातायात का दबाव तभी कम होगा जब हम, जैसे बताया, बस स्टैंड है, पुस्तकालय है, स्कूल है, प्लेज है, सब्जी मंडी है, ये इनको जो सेंटर में बनी हुई है इनको थोड़े 1-2 किलोमीटर के दायरे में करें तो यहाँ पे जो शहर में यातायात का दबाव है वो सर्कुलेट हो जाएगा। और अभी जो दबाव है वो करीब 1 किलोमीटर का जो एरिया है अपना बस स्टैंड का, वहीं हॉस्पिटल है, वहीं स्कूल है, वहीं सब्जी मंडी है, वहीं मॉल्स है। तो ये जब डिफरेंट हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये सेंट्रल जो दबाव है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपके निजी जीवन से संबंधित पूछना चाहूँगा कि मैं भी आपके जीवन के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, क्योंकि पहली बार ही अपना सानिध्य हुआ, आपके पास बैठने का अवसर मिला है मुझे। देखिए, मैं बहुत ही साधारण परिवेश का, साधारण व्यक्तित्व का व्यक्ति हूँ। मेरे यहाँ पे छोटूलाल शंकरलाल हमारी एक फर्म थी जो मैं समझता हूँ कि पूरे राजस्थान में अनाज के व्यवसाय में अग्रणी थी, प्रतिष्ठा थी और करीब 125 साल पुरानी ये हमारी फर्म है। मैंने 40 साल तक वहाँ काम किया। विकास समिति का अध्यक्ष बनने के बाद में मुझे लगा कि कुछ सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाहिए। पैसा तो जो है कमाने से उतना आनंद नहीं आता जितना मैं समझता हूँ कि यहाँ बैठकर जो सेवा का कार्य कर रहे हैं। और मुझे भी बड़ा आनंद आता है पैसा कमाने के बजाय यहाँ कुछ कर सके, जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए कुछ सुविधाएं यहाँ पे लोगों के माध्यम से उपलब्ध कराएं। तो मैं समझता हूँ कि मेरे बच्चे, परिवार सारा जयपुर रहता है। मैं केवल ये विकास समिति के सामाजिक कार्य के कारण मैं और मेरी पत्नी यहाँ कुचामन रहते हैं। बच्चे सभी मेरे सेटल्ड हैं, 2 लड़कियां हैं, एक यूएसए में न्यूयॉर्क में है, एक बेंगलोर में बहुत प्रतिष्ठित कंपनी में है और बच्चे मेरे जयपुर में हैं, उनका अपना अलग व्यापार है। यहाँ पे मेरे ब्रदर वगैरह है, वो उससे पुराने व्यवसाय को देखते हैं और मैं पूर्ण रूप से सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक यहाँ विकास भवन में केंद्रीय कार्यालय में यहीं बैठता हूँ। लोगों से मिलना जुलना रहता है और जहाँ भी निर्माण कार्य या दूसरे कार्य है दिन में वहाँ पे विजिट करने भी जाते हैं। काबरा जी, आपका व्यक्तित्व देखकर, आपकी मेहनत देख करके, आपकी सेवा भाव देख करके और मेरे मन में ऐसा विचार आया कि जो कार्य देश में मोदी जी कर रहे हैं वो कार्य आप कुचामन में कर रहे हैं। देखिए, मैं कोई मोदी जी से अपनी तुलना नहीं करना चाहता। मोदी जी का जैसा व्यक्तित्व है
निराला होता है। लेकिन जो कुछ भी हम अपने दायरे में कर सकते हैं, जो लोगों के सहयोग से करते हैं, जो प्रवासियों के जो सहयोग से करते हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। और आज कुचामन विकास समिति की ऐसी प्रतिष्ठा भी हो गई है कि हमको किसी भी परियोजना के लिए धन लाने के लिए या पैसा लाने के लिए जाना नहीं पड़ता जगह जगह। एक बार अपील करते हैं पत्र के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, लोग स्व इच्छा से पैसा देते हैं। तो आज बहुत बड़ी राशि मैं समझता हूँ कि कुचामन विकास समिति की परियोजना के लिए आती है। हमारे करीब 250 जो है यहाँ पे कार्यकर्ता जो पेड एम्प्लॉइज है हमारे विभिन्न जो है परियोजना में, और करीब 4.5 करोड़ रुपए का बजट सालाना हमारा सैलरी का वो दूसरा हमारे विकास समिति के माध्यम से खर्च होता है। कुचामन के जो प्रवासी हैं जो बाहर रहते हैं उनको कुचामन के बारे में जो लेटेस्ट न्यूज़ है, यहाँ के जो यहाँ की खबरें हैं वो किस माध्यम से मिलती है? कुचामन के जो 2,500-3 हजार प्रवासी परिवार जो बाहर रहते हैं, जिनके पास हमारे एड्रेस उनके उपलब्ध है, हम हर दूसरे महीने कुचामन विकास पत्रिका एक न्यूज़लेटर यहाँ बनाते हैं। उसमें कुचामन शहर की, यहाँ की गलियों की, यहाँ की जो शादी ब्याह की है, कोंडोलेंस की है, और हमारी समिति की गतिविधियों की उसमें संकलन करके करीब 3,000 परिवारों तक हर दूसरे महीने वो पत्रिका पहुंचाते हैं। उससे जो बाहर लोग रहते हैं कुचामन के बाहर, वो कुचामन से वे जुड़े रहते हैं और उन कुचामन की हर गली मोहल्ले की, विकास की और परियोजनाओं की खबर उन तक पहुंचती रहती है। अभी सर कोरोना काल में देखा गया था कि हमारा जो कुचामन चिकित्सालय है उसकी भूमिका बहुत ही सराहनीय रही थी, और डॉक्टर्स की जो टीम है, नर्सिंग कर्मियों की टीम है, उनको बार बार कुचामन विकास समिति की ओर से, अन्य जो संगठन है कुचामन के, उनकी ओर से सम्मानित भी बराबर किया जाता था। और तो कुचामन का जो राजकीय चिकित्सालय है उसके विकास में कुचामन विकास समिति का क्या योगदान रहा? देखिए, कुचामन एक सेवा नगरी है और यहाँ के लोगों के जीवन में सेवा का बड़ा महत्व है। हमने हमारी विकास समिति की परियोजनाओं के अलावा जितने भी राजकीय उपक्रम यहाँ पे है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो दूसरे संस्थान है, उनमें हर संभव सहयोग दिया है। कुचामन के जो राजकीय चिकित्सालय में करीब 2.5 करोड़ रुपए की राशि हमने खर्च की है। उसमें एक सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल बनवाया है और उसके ऊपर आई वार्ड का निर्माण भी हमारा पूरा हो चुका है। तो कुचामन के जो मुनोद परिवार है, नवरत्नमल जी मुनोद की स्मृति में, वहाँ का मैं समझता हूँ इस क्षेत्र का सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल विकास समिति ने बनाकर राजकीय चिकित्सालय को दिया। इसके साथ ही वहाँ पे एक बहुत बढ़िया सुंदर कैंटीन बनाई है जिससे आने जाने वालों को लिए अल्पाहार मिल सके। आईसीयू का वार्ड वहाँ बनाया है, डॉक्टर्स के लिए चैम्बर वहाँ बनाए हैं, कुछ बच्चों के वार्ड में मशीनें वहाँ दी है, एसी वगैरह उपलब्ध करवाए हैं, बैठने की चेयर्स वगैरह वहाँ भिजवाई है, और परिजन जो आते हैं उनके लिए आवास गृह बनाया है। तो काफ़ी कुछ परियोजनाएं कुचामन राजकीय चिकित्सालय में विकास समिति द्वारा स्थापित की है, और आने वाले समय में भी हम बराबर राजकीय संस्थानों में, जवाहर स्कूल में 35 लाख रुपए की लागत से हमने वहाँ के जो साइंस ब्लॉक है उसका पूरा निर्माण करवाया। जो हॉल था वहाँ का ऑडिटोरियम, उसको एक आधुनिक स्वरूप दे दिया। रसोई का वहाँ इंतजाम, जो प्राथमिक बच्चों के लिए मिड डे मील के लिए आवश्यकता होती है, एक रसोई और किचन का निर्माण कराया है। तो काफ़ी कुछ कार्य जवाहर स्कूल में कराया है। इसी तरह जो सूरजी देवी स्कूल है उसमें 6 ब्लॉक का हमने निर्माण कराया है, साइंस की पूरी यूनिट वहाँ लगाई है, और भी निर्माण काम कमरों का भी चल रहा है। सोनी देवी स्कूल में ऊपर का पूरा ब्लॉक बनाया है, और जहाँ कहीं भी आवश्यकता होती है वहाँ वाटर कूलर है, कमरे हैं, फर्नीचर है, इस तरह के वहाँ उपलब्ध कराते हैं। तो जितने भी छोटे जो विद्यालय हैं, जो न्यूनतम आवश्यकताएं वहाँ है, टेबल, कुर्सी, दरी, पानी, उनकी पूर्ति हम हमारे समिति के माध्यम से करते हैं। अब मैं काबरा जी को और विकास समिति के मेरे मित्र प्रकाश जी दादीज को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इन महान विभूति का साक्षात्कार लेने का अवसर मुझे प्रदान करवाया, और साथ में मेरा भांजा सुरेश वैष्णव वासपुरा जो वीडियोग्राफी में मेरा बराबर सहयोग कर रहा है, उसको मैं धन्यवाद दूंगा। मैं इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद विनोद जी, सुरेश जी, आप लोगों ने जो हमारी बात जो समिति की इसको जन जन तक पहुँचाने का एक प्रयास किया, उसके लिए निश्चित रूप से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।